साथ शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर इस क्लास को। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर रीजनिंग। तो रीजनिंग के दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए आप लोग बताइए। आज हम लोग यहाँ पर रीजनिंग के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए इसको देखिए आप लोग। पहला क्वेश्चन आपको देखिए क्या दिया गया है, इसको बताइए। 8 3 5 10 7 8 11 10 3 9 7, इससे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको बताइए। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 8 और 5 को मैंने यहाँ पर जोड़ा, 8 5 13, 13 में से 3 माइनस किया हमारा 10 आ गया। 7 और 11 को मैंने जोड़ा 18, इसमें से मैंने 8 माइनस किया तो हमारे यहाँ पर 10 आ गया। उसी तरीके से दोस्तों आपको देखिए क्या दिया गया है, 7 और 3, ये आपका दोस्तों क्या होता है 10 होता है। इसमें से 9 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहाँ से 1 आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल राइट है, बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नीचे दी गई आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल होंगे, चलिए इसको बताइए। नंबर ऑफ ट्रायंगल बताना है आपको। आइए गिनते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ये जो ट्रायंगल दे रखा है आपको इसमें, तो 1 2, इसमें तो आपके 3 होते हैं क्योंकि इनको जोड़ देते हैं 2 3, तो इस वाले में 3 हो गए। ये एक 4, एक 5 और एक बड़ा वाला ट्रायंगल 6। तो टोटल इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे आपके, 6 हो जाएंगे। ठीक है ना। तो अगर आप लोगों में से किसी का भी आंसर 6 आ रहा है, दैट्स अ परफेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है, इसको बताइए। ये क्वेश्चन आपका मैट्रिक बेस पर है। आपको दोस्तों लिखना है केवल क्रश। क्या लिखना है आपको यहाँ पर, CRUSH। और आपके क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आपको इसमें दोस्तों क्या लिखना है, CRUSH। और ये क्वेश्चन जो है आप लोग का ऑप्शन से लगाते हैं, ऑप्शन से लगाएंगे इस क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों आप लोगों में से कौन बताएगा। सबसे पहला आप लोग ऑप्शन उठाएंगे तो आपका आ जाएगा CPQS। ऑप्शन बी आ जाएगा इसका। क्यों, क्योंकि डबल जीरो, देखिए डबल जीरो, जीरो और जीरो पर हमें यहाँ पर C मिल गया। 7 5, 7 और 5 पर दोस्तों देखिए हमें यहाँ पर S मिल गया। फिर आपको दे रखा है 55, 5 और 5 दोस्तों, 5 और 5 पर दोस्तों यहाँ पर देखिए U मिल गया, U CRU। 57, 5 और 7 पर दोस्तों यहाँ पर R मिल गया। और 4 0 पे हमें यहाँ पर H मिल गया। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, इसको बताइए। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें आपकी प्रश्न आकृति निहित है। देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। तो देखिए दोस्तों आपको केवल यहाँ पर एक सर्कल दे रखा है, उसमें दोस्तों इस तरीके से दे रखा है। ठीक है ना। तो ये आपको केवल ऑप्शन ए में आ जाएगा। तो जिनका भी आंसर यहाँ से ए आ रहा है बिल्कुल आपका सही है। ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर सर्कल है और इसके अंदर आपका प्लस बना हुआ है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, इसको कंप्लीट कीजिए। एक आपको इनकम्प्लीट फिगर दे रखा है यहाँ पर दोस्तों, एक आपको इनकम्प्लीट डायग्राम दे रखा है, कंप्लीट करिए। जी हाँ बिल्कुल आपने सही बताया, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि लाइन एक ऐसे जाएगी और ये ट्रायंगल कंप्लीट होगा। तो ए वाला पॉइंट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या बताना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए, अगर एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो नीचे दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। तो ये आपको एक इमेज दे रखी है, इधर साइड में आपका व्हाइट पार्ट है तो इधर व्हाइट आ जाएगा। ये आपको ब्लैक दे रखा है तो इधर दोस्तों आप लोग का ब्लैक आ जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं कौन सा आपका। पहले दोस्तों क्या आएगा आपका व्हाइट, फिर आएगा ब्लैक। तो पहले आपका देखिए यहाँ पर व्हाइट आ गया, फिर आपका ब्लैक आ गया, आगे कुछ देखना ही नहीं है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। यह है क्वेश्चन आपका पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग से। हमने एक पेपर लिया दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एक पेपर लेते हैं, उस पेपर को मोड़ते हैं, मोड़ने के बाद उसमें 2 छेद करते हैं और छेद करने के बाद जब उस पेपर को ओपन करेंगे, वीडियो रुक रहा है, हो सकता हो क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम है अभी। ठीक है, रिफ्रेश करते रहिएगा आप लोग, सही हो जाएगी। तो जब पेपर को ओपन करेंगे तो कैसा डायग्राम बन जाएगा, तो यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला।
क्योंकि दो तो हमारे देखिए यहाँ पर दो बन गए, एक हमारे से यहाँ पर यहाँ बन जाएगा जब ऊपर पेज को ओपन करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, इसको बताइए दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया 8 नंबर पर। ए का मतलब है मल्टीप्लाई, बी का मतलब है प्लस, सी का मतलब है माइनस और एफ का मतलब है डिवाइड। तो हमें इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है। तो 43 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 18 प्लस का 3, ठीक है ना। तो 43 मेरा 6 जो नीचे आ जाए तो 43 लिखेंगे अपॉन में 6 मल्टीप्लाई में 18 दे रखा है। तो 6 3 18, 3 3 9, 3 4 12, 129 हो जाएगा। तो इस पूरे को सॉल्व किया तो 129 आ गया, 3 और जोड़ देंगे तो हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा 132, ठीक है। तो आप लोगों में से अगर किसी का भी आंसर यहाँ से 132 आ रहा है तो उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट होगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं लोग यहाँ पर आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा है $11, $14, $16। इसका दोस्तों आपका यहाँ से याद आता है 161114। फिर आपको दे रखा है 9 11 19, ठीक है ना। इसमें कुछ कैलकुलेशन करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं तो हमारा आ जाता है 19911। तो 6 7 11 का क्या हो जाएगा, चलिए इसको बताइए। तो देखते हैं दोस्तों, मैं आज देखना चाहूंगा कि आप लोगों में से सबसे पहले इसका जवाब कौन देगा, बताइए। देखिए आप लोग नहीं जानते तो आपको बता दें, आपको यहाँ पर 11 14 और 16 दे रखा है। तो सबसे पहले आपका 16 आता है, फिर आपका 11 आता है, उसके बाद आपका 14 आता है। तो समझ रहे हैं आप लोग, जी हाँ। तो उसी प्रकार आपको दे रखा है 6 7 11। तो 6 7 11 में सबसे पहले दोस्तों क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है ना, जी हाँ। फिर दोस्तों यहाँ से आप लोग दोस्तों क्या आ जाएगा, आपका 7 आ जाएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप लोग का क्या आ जाएगा, तो सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 11 6 और 7, 11 6 और 7। तो जिसका भी आंसर आ रहा है डी, उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है, इसको बताइए दोस्तों। आपको 5 शब्द दिए गए, यहां पर आप सभी को 5 शब्द दिए गए। इन पांचों शब्दों को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेट करिए। देखिए सबसे पहले आपका आ जाएगा डी, तो सभी जगह रखा डी ई वाला आ जाएगा। पहले आपका 5 नंबर आएगा, फिर आपका 1, आपका 2, फिर 4, फिर आपका 3। तो 5 1 2 4 3 ये कहाँ दे रखा है आपको, ऑप्शन ए में दे रखा है। तो जिनका भी आंसर यहाँ से ए आ रहा है उनका आंसर राइट आ रहा है। देखिए अगर आपको किसी को भी क्लास अच्छी लगे, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं डेली आपको फुल मॉक पेपर आपका कराऊं जिससे कि आप लोग की प्रैक्टिस और भी बेस्ट हो जाए, तो बस आप सभी लोग मिलकर सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं लोग यहाँ पर आगे, इसको लगाइए। आज हम लोग यहाँ पर दोस्तों 100 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। इसमें हम लोग रीजनिंग, मैथ, जीएस सब कुछ पढ़ेंगे। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए। अभी भी क्लास में बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, तो बस आपको वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है। नहीं अच्छे लगे डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन एंड तक पढ़ जरूर लीजिएगा, आपकी भलाई के लिए, समझ लीजिए। 3 6 11 18 अगला स्टेप क्या आएगा, चलिए आपको बताते हैं दोस्तों। 3 से हम लोग यहाँ पर 6 का, तो 3 और 3 6, 6 5 11, 11 7 18। तो 3 2 5 2 7 2 9, तो 18 9 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ओके, तो जिसका भी आंसर यहाँ पर 27 आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। सही जवाब होगा हमारे यहाँ से 27। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं लोग यहाँ पर आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अनुक्रम आपको दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो इस अनुक्रम को पूरा करे। चलिए तो बताइए, आपको दे रखा है AC FH KM। तो चलिए दोस्तों बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। देखिए A B C D E F, मतलब 5 स्टेप का हमारा F आ रहा है। G H I J K 5 स्टेप का मेरा K आ रहा है। तो दोस्तों K के 5 स्टेप का क्या आ जाएगा, L M N O P, P आ जाएगा। और हमें सब जगह P दे रखा है, जैसे C
5 स्टेप के बाद एच, फिर एम, फिर हमारा यहाँ से आर आ जाएगा। तो जिसका भी आंसर यहाँ से बी आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। ओके ओके, चलिए दोस्तों अब देखिए यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। ठीक है ना, तो आप सभी को यहाँ पर दोस्तों विषम शब्द बताना है। पिता, माता, भाई और भाभी। देखिए दोस्तों, चाहे पिता की बात करें, चाहे माता की बात करें, चाहे भाई की बात करें, इन तीनों में जो है ब्लड रिलेशन होता है। ठीक ना, इनके बीच में रक्त संबंध है। जबकि भाभी जो है ये अन्य परिवार से रिलेटेड है। तो आपका इसमें सबसे अलग क्या हो जाएगा, भाभी हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। चलिए आप सभी लोग इसको बताइए। दोस्तों निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए और यहां से आपका विषम क्या होगा। चलिए आप सभी लोग मुझे बताइए। 9, 25, 49, 81, 121, आपको दे रखा है यहाँ से 121, 179 और 25, 49। तो दोस्तों 3 तिया 9, पचम 25, 7 सत्ते 49, 9 निम 81, पचम 25, 7 सत्ते 49। तो इन सभी में दोस्तों क्या है, हमारा विषम संख्याओं का वर्ग दे रखा है, लेकिन 179 किसी का वर्ग नहीं होता, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया आप सभी को, आइए आपको बताते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। ओके ना, तो दोस्तों आपको जो विषम अक्षर बताना है, यहां से आपका क्या हो जाएगा, 4 स्टेप का हमारा ई और एफ जी एच आई। तो दोस्तों यहाँ पर 4 स्टेप आगे बढ़ना है। इसमें भी आपका दोस्तों 4 स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, सी डी ई एफ जी। यहां भी आपके 4 स्टेप आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, एन ओ पी क्यू। यहां आपके जो 4 और 3 स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों में से किसी का भी आंसर यहाँ से डी आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट होगा। चलिए दोस्तों इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। आपको दिया गया है सब्जी, मटर और संतरा। तो आपको रिलेशन बताना है सब्जी, मटर और संतरे के बीच में संबंध क्या होगा। देखिए सब्जी में जो है आपकी मटर आती है, लेकिन संतरा सब्जी में नहीं आता, ये आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा इससे। तो आप लोग कह सकते हैं कि सर बी वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। ओके, तो अगर किसी का भी आंसर यहाँ से बी आ रहा है तो बिल्कुल आपका आंसर राइट हो जाएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, आइए इसको देखते हैं और समझते हैं। कुर्सी, बैठना, पलंग का क्या हो जाएगा, इसको बताइए। देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा आप लोगों में से। चलिए आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों आपको बता दें हमारे यहाँ से 17 क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जैसे कि कुर्सी पर क्या करते हैं हम लोग, बैठते हैं। ठीक है ना, कुर्सी पे क्या करते हैं, बैठते हैं। वैसे पलंग पे दोस्तों क्या करते हैं, सोते हैं, स्लिप हो जाएगा। हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, 12, इसके बाद आपका आ रहा है 169, 14, 14 के बाद आपका क्या आ जाएगा। चलिए आप सभी लोग मुझे बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सुनिए ध्यान से। 18 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ यहाँ से, 12 में एक जोड़ा 13, 13 का स्क्वायर होता है ये, 14 में जोड़ा 15, 15 का स्क्वायर होता है 225। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 225। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताइए। अब बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की। देखिए जनरल अवेयरनेस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आज की इस क्लास में हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको क्लास इंपॉर्टेंट लगे तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर आप सभी लोग जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि दशईन, दशईन जो है ये कहाँ का सबसे भव्य त्योहार है। क्या आप लोगों में से कोई जानता है दोस्तों कि दशईन जो है कहाँ का सबसे भव्य त्योहार है। चलिए
आपको बताते हैं दोस्तों, यहां से आंसर हो जाएगा नेपाल। जिनको मालूम नहीं है नोट कर लीजिए। दशई नेपाल में हिंदुओं का सबसे प्रमुख त्योहार है और यह त्योहार देवी दुर्गा की महिषासुर पर विजय का प्रतीक है। जी हाँ, ये त्योहार क्यों मनाया जाता है? ये त्योहार देवी दुर्गा माँ की महिषासुर पर विजय का प्रतीक है। दशई का त्योहार जो है आपका अश्विन माह यानी कि सितंबर और अक्टूबर के शुक्ल पक्ष से शुरू होता है और पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है। पतंगबाजी इस त्योहार का सबसे लोकप्रिय खेल है। पतंगबाजी जो है इस त्योहार का सबसे लोकप्रिय खेल है और यह उत्सव 15 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है, इसको बताइए दोस्तों। अब आपको यहां पर बताना है यहां से कि प्रथम श्रेणी क्रिकेट में किस भारतीय बल्लेबाज ने सबसे पहले लगातार 6 छक्के लगाए। जी हां, अब आप सभी को यहां पर बताना है प्रथम श्रेणी क्रिकेट में किस भारतीय बल्लेबाज ने सबसे पहले लगातार 6 छक्के लगाए। क्या मालूम है आपको? जी हाँ, आपको बताते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका रवि शास्त्री। तो फर्स्ट श्रेणी के यहाँ पर फर्स्ट क्लास के जो क्रिकेट है इसमें हमारे रवि शास्त्री भारतीय बल्लेबाज ने सबसे पहले लगातार 6 छक्के लगाए थे। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, इसको बताइए। व्हाट इज द डोमिनेंट केमिकल प्रेजेंट इन डिटर्जेंट पाउडर। दोस्तों आपको बताना है डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है। आपको बता दें डिटर्जेंट पाउडर में प्रमुख रसायन के रूप में सोडियम कार्बोनेट मौजूद होता है। और एक बात और, सोडियम कार्बोनेट को जो है धावन सोडा, सोडा ऐश और सोडा क्रिस्टल के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलग अलग नाम आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एक बात और बताते हैं इसके बारे में, यह जो है आपका जल में घुलनशील लवण और प्रकृति में क्षारीय होता है। सोडियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है रासायनिक, इसका सूत्र आपको मैं बता दूं Na2CO3, इसलिए हमारा सही जवाब होगा सोडियम कार्बोनेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। जी हाँ, आप सभी को बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी। चलिए दोस्तों आप सभी लोग मुझे बताएंगे यहाँ से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है ना दोस्तों, कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई जो है दोस्तों ये किस वर्ष आपकी लड़ी गई थी। तो आपको बताते हैं 74 क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा ये आपका होगा ऑप्शन ए 1944 में। ठीक है, जिनको मालूम नहीं है उनको बताते हैं। इम्फाल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1944 में लड़ा गया था। यह युद्ध जापानी आक्रांताओं और ब्रिटिश भारत के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में इम्फाल यानी कि मणिपुर भारत में 8 मार्च से 3 जुलाई 1944 के बीच लड़ा गया और इस युद्ध में जापानी सेना की हार और ब्रिटिश सेना की विजय हुई थी। तो आप लोग कह सकते हैं कि आपका जो राइट आंसर होगा क्या होगा 1944 होगा। समझ में आ गया आपको? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। इसको बताइए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके से तमाम ऐसे क्वेश्चन दिवस वाले, ये टॉपिक पूरा का पूरा दिवस वाला आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसको वार्षिक इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में स्थापित किया गया। आज मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो डीआरडीओ ने खुद आपके एग्जाम में पूछे हैं। तो अभी तो मैं बता रहा हूं इसका सही जवाब क्या होगा 20 मार्च। आपको बताते हैं कि प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो यूएनओ संघ के द्वारा 20 मार्च 2013 को, मैं आपको बता दूं दोस्तों ये आपका जो है 20 मार्च 2013 से मनाया जा रहा है। बाकी आपको दोस्तों बताते हैं 10 जनवरी पेपर में कौन कौन से आए थे दोस्तों, पेपर में इसको नोट करिए दोस्तों, आप लोग नोट करिए दोस्तों। तो 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 15 जनवरी पेपर के लिए जो इंपॉर्टेंट आपके हैं, 15 जनवरी थल सेना दिवस, थल सेना दिवस। 21 मार्च आपका विश्व वानिकी दिवस, वन दिवस जो होता है आप लोग का। फिर आपको दे रखा है 22 मार्च है आपका विश्व जल संरक्षण दिवस, ठीक है ना। और एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहां से 28
28 फरवरी आपका है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इनको पढ़ लीजिएगा। 10 जनवरी, 15 जनवरी, 21 मार्च, 22 मार्च और 28 फरवरी। अब दोस्तों बढ़ते हैं लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, इसको बताइए। नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में क्या हो जाता है? दोस्तों चलिए आपको बताते हैं, सुनिएगा ध्यान से। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया गया है, नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में क्या, नीले से क्या होता है, लाल ही तो होगा। तो 76 क्वेश्चन का हमारा सही जवाब हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो अम्लीय घोल के विलयन में नीला लिटमस पेपर आपका लाल हो जाता है। अब बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, इसको बताइए। दोस्तों अब आपको यहाँ पर बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? जी हाँ, कौन सा देश दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोस्तों जहां की जनसंख्या सबसे ज्यादा है फिलहाल चाइना। चीन दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। गेहूं उन देशों की प्रमुख फसल है जो आपके शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आते हैं, और चीन के बाद भारत, फिर रूस, ठीक है ना। हमारा जो है भारत दूसरे नंबर पे आता है और रूस हमारा जो है तीसरे स्थान पर आता है। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर आ रहा है दोस्तों चाइना, दैट्स अ परफेक्ट आंसर। इसके बाद दोस्तों ले चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अब आपको बताना है कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? जी हाँ, क्या आपको मालूम है? चलिए आपको बताते हैं, सुनिए ध्यान से। 78 क्वेश्चन का जिनका भी आंसर आ रहा है बी, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। कलसुबाई शिखर, ठीक है ना। तो दोस्तों कालसुबाई शिखर महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है, महाराष्ट्र के एवरेस्ट के नाम से प्रसिद्ध। दोस्तों ये जो है आपकी महाराष्ट्र के एवरेस्ट के नाम से प्रसिद्ध इस चोटी की ऊंचाई समुद्र तल से 1646 मीटर है। इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से 1646 मीटर है, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ क्या बताना है, इसको बताइए। गुजरात के बाघेला राजवंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था? देखिए आपको दोस्तों बता दें, गुजरात के बाघेला राजवंश के बाद राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को जो है राज्य दिया गया? तो ये आपके ऑप्शन है यहाँ पर, राम, अर्जुन देव, सारंग देव या फिर करण देव। तो यहां से आप लोगों में से जिसका भी आंसर है करण देव, करण देव इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आपको बता दें, सुनिएगा ध्यान से, गुजरात के बाघेला राजवंश का अंतिम शासक करण देव था। वर्ष 1228 में दोस्तों 1298 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना सहित गुजरात पर आक्रमण किया, जिसमें बघेला राजवंश के अंतिम राजपूत राजा करण देव की हार हुई और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य में गुजरात को मिला लिया। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा करण देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बताना आपको। उस ऊतक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। जी हाँ, अब आप सभी को यहां पर बताना है उस ऊतक का नाम, उस टिश्यू का नाम बताइए जो किसी पौधे में, ठीक है ना, किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और यहां से आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आएगा, फ्लोएम। जाइलम क्या है, जल पहुंचाता है, जाइलम बना जल से, और फ्लोएम आपका बना भोजन, ये आपका भोजन पहुंचाता है। चलिए इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। अगर आप लोगों में से ये क्लास किसी को भी इम्पॉर्टेंट लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नहीं अच्छे लगे डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं लास्ट में यही कहूँगा कि सभी प्रश्नों को पढ़ते रहिएगा साथ ही साथ में। डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है, चलिए इसको बताइए मेरे प्यारे साथियों। द टर्म डॉल्फिन किक इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? फुटबॉल, क्रिकेट, स्विमिंग या फिर आपका हो जाएगा रग्बी। तो 81 क्वेश्चन का हमारा सही जवाब हो जाएगा आपका तैराकी। देखिए डॉल्फिन किक शब्द जो है तैराकी से है, ठीक है ना। बाकी क्रिकेट से मैं बताता हूँ, आपके एग्जाम में क्रिकेट से रिलेटेड कौन कौन से शब्द आ सकते हैं? चाइना मैन, क्रिकेट से रिलेटेड शब्द आपका है चाइना मैन, बैट्समैन, बॉलर, विकेट कीपर, ओवर थ्रो, गली और थर्ड मैन, ये आपके क्रिकेट से रिलेटेड है। अब बात करते हैं हॉकी की दोस्तों। यहाँ से हॉकी में आपका पेनाल्टी स्ट्रोक, रेफरी, ट्राई ब्रेकर से,
फुटबॉल की दोस्तों बात करेंगे, फुटबॉल में आपका फुल बैक, हाफ बैक, स्ट्राइकर, पेनाल्टी किक, ये फुटबॉल से है। और आपका पोलो भी एक आता है, बंकर, चक्कर, मैलेट और एंगल, ये आपके पोलो से है। तो जिसका भी आंसर यहाँ से आ रहा है स्विमिंग। ओके, बिल्कुल, डॉल्फिन किक जो है आपका स्विमिंग से रिलेटेड है। अब दोस्तों ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। अब आप सभी को बताना है, रजत को दूरदृष्टि दोष है। एक लड़का है रजत, सुनिएगा ध्यान से, कहानी क्या है। एक लड़का है रजत, इसको दूरदृष्टि दोष है, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया है। तो नेत्र रोग विशेषज्ञ उसकी दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार का लेंस सुझाएंगे। दोस्तों, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस दिया जाता है आपका, दू मतलब उत्तल लेंस। और उत्तल को इंग्लिश में दोस्तों क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ से, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का मतलब दोस्तों आप लोगों का क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, ठीक है ना। मैंने इसको याद करने का तरीका बताया था आपका, अगर किसी को दूरदृष्टि दोष होगा तो दू में आप लोग का ऊ आता है, और ऊ का मतलब दोस्तों क्या होता है, दू में ऊ, और ऊ से आपका हो जाएगा उत्तल। अगर यही पेपर में पूछा था कि निकट है, निकट, तो बस उसका उल्टा कर दो, निकट के लिए आपका अवतल हो जाएगा, अवतल, अवतल। तो हमारे यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा, कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल लेंस। समझ में आ गया आपको। चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कल से मैंने आपका मिशन सक्सेस शुरू किया है। चाहे आप लोग डीआरडीओ की तैयारी कर रहे हो, या फिर रेलवे की, या दिल्ली पुलिस की, या किसी अन्य एग्जाम की, हम आपको डेली जितने भी क्लासेस देने वाले हैं उन सभी का एक एक क्वेश्चन जीके का तो आपको 100% आना ही चाहिए। अगर आपको सफल होना है और अपने एग्जाम में सफलता चाहिए तो हमारे द्वारा दिए गए हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको पता होना ही चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इनमें से किसको अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे यानी कि स्वर्ण मंदिर के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है, दलीप, रणजीत सिंह, चरत या फिर महासिंह। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही बताया। 83 क्वेश्चन का हमारा यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपने सही बताया दोस्तों, यहाँ से ऑप्शन बी आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट, ठीक है ना। आपका सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ से रणजीत सिंह। रणजीत सिंह को अमृतसर में स्थित हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे, जिसको हम लोग यहाँ पर गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, तो इसके सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है। श्री हरमंदिर साहिब सिख धर्मावलंबियों का सबसे पावन धार्मिक स्थल है और सबसे प्रमुख गुरुद्वारा है, जिसे दरबार साहिब और स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, और अमृत शहर के स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ बसा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर आपका आंसर यहाँ से आ रहा है रणजीत सिंह, तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं एक बात बताना आपको भूल गया था इस क्वेश्चन के लिए। दोस्तों यहाँ से आपको यहाँ पर तमाम ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं जो आपको नहीं मालूम है, लेकिन मैं आज आपको बताने आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको जो मैंने बताया ना निकट दृष्टि दोष, इसको नोट करिए आप लोग। निकट दृष्टि दोष इसको बोलते हैं मायोपिया, नोट कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पर बाद में नहीं पता चलेगा। आज मैं आपको बता रहा हूँ, फुल मूड में हूँ, तो देख लीजिए यहाँ पर निकट दृष्टि दोष इसको बोलते हैं मायोपिया, और इसके निवारण के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, कॉनकेव लेंस, इसको बोलते हैं अवतल लेंस। नोट कर लिया आप लोगों ने इसको। एक आपका और है, उसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। जी हाँ, ये बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन जिसने भी पढ़ा है बहुत अच्छी बात है। जरा दृष्टि दोष इसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। इसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया, इसके निवारण के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, बाईफोकल लेंस। ये आपको ना बाईफोकल मतलब होता है द्विफोकसी लेंस। तो दोस्तों जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोकल लेंस यानी कि बायोफोकल लेंस लगाते हैं। और एक आपका और आता है दोस्तों, यहाँ से आप सभी को दोस्तों बताते हैं, यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, इसको देखिए। आपका एक होता है दोस्तों यहाँ से दृष्टि वैषम्य अबिंदुता, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ से एस्टिग्मेटिज्म। ये आपका इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस यानी कि सिलिंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं, और इस बीमारी का जो नाम है वो है आप लोग का एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है ना। तो इसके निवारण के लिए तो कौन सा लेंस यूज करते हैं हमारा, ये यूज करते हैं सिलिंड्रिकल लेंस, ठीक है ना, यानी कि बेलनाकार लेंस। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, इसको बताइए दोस्तों। अब आपको दोस्तों बताने यहाँ पर क्या दिया गया है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है, ठीक है ना, कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा। दोस्तों अब आपको यहाँ पर यह बताना है, ध्यान से सुनिएगा,
भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो 84 क्वेश्चन का हमारा यहाँ से सही जवाब होगा ऑप्शन ए है, आर्टिकल नंबर 153 में। ठीक है ना? जी हाँ। नेक्स्ट इसको बताइए दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और ये कहाँ पर जाकर समाप्त होता है? जो हमारी गंगा नदी है, भारत की पवित्र नदी ठीक है ना? तो गंगा नदी का जो उद्गम है ये आपका जो है गंगोत्री से ग्लेशियर से होता है और ये कहाँ पर जाकर समाप्त होता है? तो ये आपका जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाता है। ठीक है ना? आज मैं इसके बारे में पूरी डिटेल आपको दूंगा, सुनिएगा दोस्तों। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद ग्लेशियर से होता है जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ये जो आपका कहाँ पर है? ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। गंगोत्री हिमनद से गंगा जो है भागीरथी के नाम से जानी जाती है। वहां पर इस नदी को क्या बोलते हैं? गंगा को भागीरथी के नाम से जानती है। और देवप्रयाग में अलकनंदा से, जब ये देवप्रयाग में तो अलकनंदा से मिल जाती है और इसे जो है संगम के बाद ही इसे गंगा के नाम से जाना जाता है और फिर ये यहाँ से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे मैथ की। देखिए मैथ के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 35 आएंगे। आप लोग भी चाहें तो 35 में से 35 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर सकते हैं क्योंकि मैथ इसमें बहुत हार्ड नहीं आने वाली। मैथ का लेवल आपका MTS लेवल, ग्रुप डी लेवल का ही रहेगा जिसमें आप लोग के बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है 444 के कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को यहाँ पर बताना है कि 444 के कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे। आइए जानते हैं। तो 444 को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर हमने फैक्टर कर लिए हैं। हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, तो फैक्टर करने का मेरा आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 37। ये है दोस्तों, हमने फैक्टर कर लिए 444 के। तो दोस्तों हमने जो है 444 के फैक्टर किए तो मेरा यहाँ पर ये आ गया। अब हम लोग इसको लिखेंगे 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 33 की पावर यहाँ पर 1 दे रखा है। तो दोस्तों कभी भी आपको पॉजिटिव फैक्टर निकालना हो, मतलब गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो, तो ये आपको दे रखा है 2, ये पावर दे रखी है आपको 1 और ये दे रखी है आपको 1। तो हम लोग सूत्र का प्रयोग करते हैं। सूत्र हमारे कुछ इस प्रकार से दोस्तों, यहाँ पर हमारे धनात्मक गुणनखंडों की संख्या 2 में लिखेंगे 3, 1 का हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 2 और इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12। हमारा यहाँ से राइट आंसर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव फैक्टर के जो संख्या है वो कितनी है दोस्तों? आपकी 12 है। तो दोस्तों जिनका भी आंसर 12 नहीं आया है प्लीज़ ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन को लगाने का बहुत ही शानदार तरीका आपका ये है, अगर आपको कोई भी संख्या P/A × Q/B × R/C, अगर इस फॉर्मेट में कोई भी संख्या दे रखी होगी और आपसे कहेंगे कि गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो हम लोग लिखेंगे A+1 × B+1 × C+1। ये होता है फॉर्मूला। नोट कर लीजिए आप लोग इसको अगर आपको नहीं पता है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अब आपको यहाँ पर क्या दिया गया इसको बताइए। 631 × 632 × 633, अगर इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? तो दोस्तों 631 × 632 × 633, अगर इसको 5 से आप लोग डिवाइड करें कितना आ जाएगा? देखिए 5 × 5 5 × 5, मेरा यहाँ पर 1 से इस वाला आ जाएगा इंटू, इसको मैंने 5 डिवाइड किया मेरा 2 से इस वाला आ जाएगा, इसको मैंने 5 से डिवाइड किया मेरा यहाँ पर 3 से इस वाला आ जाएगा। तो 3 दूनी 6 एकम 6, तो मेरा यहाँ पर दोस्तों ऊपर 6 आ गया। फिर नीचे दोस्तों कितना लिखेंगे? 5 लिखेंगे। तो 5 एकम 5, मेरा फिर से दोस्तों यहाँ पर 1 शेष बचेगा। तो बस हम लोग का यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो जिन लोगों का भी आंसर 1 आया है उन्हें मिलते हैं पूरे नंबर। चलिए अब मैं आपके लिए टाइमर ले लेता हूँ ताकि अब मैं आपको सिखाऊं कि कैसे जो है कम से कम टाइम में जो है दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो अब हम लोग यहाँ पर टाइमर से मतलब 10 सेकंड में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें अब मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपका टाइम आपके पास है, 10 सेकंड आपके पास होंगे और जो क्वेश्चन बड़े होंगे उनके लिए आपको 15 सेकंड का टाइम दिया जाएगा।
तो 700 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि संख्या 17 की गुणज हो जाए। और आपका समय शुरू होता है अब। ओके, टाइम अप। ठीक है ना। और आपको बताते हैं यहाँ पर 38 क्वेश्चन का, यहाँ पर जिनका भी आंसर यहाँ से आ गया है ऑप्शन सी 14, उनका बिल्कुल सही है। कैसे आया 14, अब मैं आपको बताता हूँ, सुनिएगा दोस्तों। 17 दे रखी संख्या, 17 से डिवाइड करेंगे हम लोग यहाँ पर 700 को। 700 को 17 से आप लोग डिवाइड कीजिए। आप लोग डिवाइड करने पर दोस्तों यहाँ पर 41 बार में लिख दें। यहाँ पर हमारा जो है दोस्तों नीचे 3 शेषफल बचेगा। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, ये आपका भागफल आ जाएगा, 3 आपका दोस्तों शेष बचेगा। तो इसको और इसको माइनस करके आपकी जो वैल्यू आती है जैसे कि 14, अगर हम लोग 700 में 14 को जोड़ देंगे तो वो संख्या जो हमारी यहाँ पर 17 से पूरी तरीके डिवाइड हो जाएगी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 14 होगा। ध्यान रखिएगा, जो आप लोगों से यहाँ पर भाजक होता है और जो आप लोगों से यहाँ पर शेषफल होता है, इन दोनों का अंतर ही होता है हमारी वो संख्या, छोटी से छोटी संख्या। गलत पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो आपको जो सही पता हो आप उसे पढ़ लीजिएगा। अब दोस्तों बढ़ते हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, इसको बताइए दोस्तों। अब आपको यहाँ पर क्या बताना है, इसको ध्यान दीजिए। आपको दे रखा है ऑड की पावर ऑड है, बराबर ऑड आएगा। ऑड की पावर इवन है तो हमारा आंसर इवन आएगा। चलिए दोस्तों, आपके पास 15 सेकंड का टाइम है। इसको दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिए। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं इसमें करना है क्या। आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको दे रखा है ऑड। हमने मान लिया दोस्तों ऑड हमारा हो गया 3 नंबर, पावर भी दोस्तों यहाँ पर ऑड रखी है, तो 3 की पावर मैंने 3 माना, हमारा 27 आ गया। मतलब मेरा दोस्तों अगर ऑड की पावर ऑड है तो हमारा दोस्तों 27 आ जाएगा। मतलब ये ऑड हो गया, पहला वाला मेरा सही हो गया। ठीक है ना। तो दूसरा वाला आप लोग देखिए दोस्तों, ऑड की पावर इवन है, अगर 3 की पावर 2 कर लेते हैं तो हमारा 9 आ जाएगा। लेकिन बराबर मेरा यहाँ पर इवन नहीं आ रहा, दूसरा गलत। तो पहला सही दूसरा गलत, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा ओनली फर्स्ट। देखिए दोस्तों, आप लोगों में से दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना, किसी का भी आंसर यहाँ से आ रहा है फर्स्ट, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। ये क्वेश्चन सिर्फ आप लोग 5 सेकंड में लगा सकते हैं। जी हाँ, हो सकता हो आप लोग केवल 1 सेकंड में लगा लें, सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड में, क्योंकि इसकी ट्रिक मैंने बहुत बार डिस्कस की है। फिर भी मैं आपको 10 गुना समय दे रहा हूं, 1 से 10 गुना समय यानी कि 10 सेकंड का। चलिए दोस्तों बताइए। समय आपका समाप्त हुआ। मैं आपको दोस्तों बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। 8 साल में 5 गुना हो जाता धन। आपको ब्याज रखा है साधारण ब्याज, तो दोस्तों 8 साल में हो जाता है 5 गुना। 5 में से 1 कम करेंगे, लिखेंगे 4। कितने सालों में, x सालों में, कितना गुना, 16 गुना। इसको लिखेंगे 15। अब इसको सॉल्व करना है आप लोग को, तो 4 दूनी 8, 15 दूनी 30, हमारा सही जवाब हो जाएगा 30 आ जाएगा। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर 30 आ गया उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। कैसे लगाना है चलिए आपको बताते हैं। इसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों के साथ बहुत बार डिस्कस किया है। जो आएगा जैसा आएगा, आपको जो उचित लगे आप वहां से पढ़ सकते हैं ना, मैंने आपको नहीं रोक रखा है। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। आप लोग मुझसे अच्छा जानते हैं, मैं जानता हूं आपको मुझसे ज्यादा आता है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, तो आपको जहां अच्छा लगे आप वहां पढ़िएगा। अगर कुछ अच्छा आता तो मुझे बताएगा, मैं भी आपसे सीख सकता हूं। ठीक है ना, क्योंकि मुझे अपने ऊपर प्राउड नहीं है बिल्कुल भी। मैं तो केवल आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि पेपर एमटीएस लेवल का आएगा, इसमें बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैंने आपको बताया जैसा कि पेपर आपका एमटीएस लेवल का है, ये कोई आप लोग यहाँ पर एसएससी पेपर नहीं है। ठीक है ना, चलिए दोस्तों बताते हैं हमारा क्या दिया गया आपको। इसका फॉर्मूला हमारा होता है T1/T2 बराबर हमारा होता है N1-1 अपॉन उसमें क्या जाता है N2-1 होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये T1 आपको दोस्तों क्या दे रखा है, पहला समय। T2 आपको दे रखा है दूसरा समय। और आपको सायन विश्वास आपका रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा। और N1 आपको दे रखा है पहला, जो दे रखा है पहला कितना गुना हो रहा है, और N2 आपको दे रखा है दूसरा कितना गुना है। ठीक है ना, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, इसको देखिए। ए किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। दोस्तों ध्यान दीजिए,
ए जो है वो आपका किसी काम को 30 दिन में कर सकता है और उसने 6 दिन कार्य किया। अब देखिए यहाँ पर क्या रखा है, ए भाई साहब है, ए जो है किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। हम लोग को मालूम चलेगा जो ए भाई साहब हैं ये किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक है ना। अब उसने 6 दिन तक काम किया, हमें बता देगा कि जो ए ने है 6 दिन तक काम किया प्लस अब ए जो है चला गया। अब दोस्तों क्या है हमारा, ए जो है वो चला गया, अब कौन करता है, बी करता है। तो बचा हुआ काम जो है बी करता है 48 दिनों में। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ए और बी का रेशियो निकाल लेंगे दोस्तों। यहाँ पर ए और बी का जो है रेशियो सॉल्व कर लेंगे। सर 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 8 जा 48, 6 5 जा 30, तो मेरा आ जाएगा 5a बराबर आ जाएगा यहाँ से a प्लस का 8b। तो a मेरा इधर आएगा, मेरा सॉल्व करने में आ जाएगा 4a बराबर कितना आ जाएगा, 8b आ जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मेरा आ चुका है a अपॉन b कितना आ गया, 2/1 आ गया। बस हमें केवल इतना ही सॉल्व करना है दोस्तों, यहाँ से 2/1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब a किसी काम को कर रहा है 30 दिन में, तो a किसी काम को करता है 30 दिन में, a की क्षमता कितनी है, 2 दे रखी है। अब करना है किसको है, b को करना है, जिसको करना होता है उससे करते हैं डिवाइड, 1 से करते हैं डिवाइड, हमारा आंसर हो जाएगा 60। तो हमारे सभी दोस्तों का आंसर यहाँ पर 60 आ चुका है। वेरी गुड, परफेक्ट है आप लोग। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर 60 आया है, वेरी गुड। चलिए इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, चलिए इसको बताइए। 3 नल हैं आपके ए, बी और सी, ये आपको जो है 50, 60 और 75 घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो सभी नल टंकी को भरने में कितना समय लेंगे, आइए आपको बताते हैं। एक आपका भरता है 50 में, एक आपका भरता है 60 में और एक भरता है आप लोग का यहाँ पर 75 में। इन तीनों का सबसे पहला स्टेप है आपका तीनों का एलसीएम लेना दोस्तों। यहाँ से तो इन तीनों का आप सभी लोग जो है 60, 50 और 75 एलसीएम लेंगे 300। तो दोस्तों मेरा यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया, 300 आ गया। 5 छक्का 30, 6 पंजे 30 और 75 से आपका 4 मार में जाएगा आपका 75 चौक 300, ठीक है ना। तो ये मेरा आ चुका है यहाँ पर 6, 5 और 4। अब तीनों की क्षमता को जोड़ दिया दोस्तों यहाँ पर, तो 6, 5, 11, 4, 15, मेरा 15 आ गया। 15 से कर देंगे डिवाइड, हमारा आंसर आ जाएगा 15 दूनी 30, 0 का 0, राइट आंसर हो जाएगा 20। तो दोस्तों आप लोगों में से हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनको भी मैंने बहुत बार सिखाया है उन सभी का आंसर आ चुका है 20। धन्य हो गया मैं आप सभी का जवाब देखकर कि आपको ये सारे क्वेश्चन लगाने अब आ गए हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है, इसको बताइए। अब ये क्वेश्चन जो है आपका सुनिए ध्यान से, अगर नहीं आता है तो 1 मिनट का लगेगा, अगर आपको दोस्तों आता है तो 2 सेकंड लगेगा। अगर नहीं आता है तो आपको 1 मिनट का समय लगेगा, लेकिन अगर आता है तो 2 सेकंड लगेगा। और मैं आपको 15 सेकंड दे रहा हूं दोस्तों। 15 सेकंड में मुझे बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए दोस्तों देखते हैं कौन बताता है। बताइए जल्दी से। ओके टाइम अप। देखिए दोस्तों 44 क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं यहाँ पर, और इसका आंसर जो है यहाँ पर 44 क्वेश्चन का जिनका भी आंसर यहाँ पर 5 आया है, जैसे कि हमारे सामने सबसे पहले आंसर आया आदित्य सिंह जी का, बहुत बढ़िया दोस्तों यहाँ से, ठीक है ना। राइट आंसर हमारा 5 होगा। अब ये 5 क्यों होगा, कैसे हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, अब मैं आपको बताऊंगा कैसे हुआ। देखिए एक आपको दे रखा है सम चतुर्भुज, तो सबसे पहले दोस्तों हमने यहाँ पर क्या करा, एक सम चतुर्भुज बनाया, ठीक है ना, जगह कम है मैनेज करिएगा आप लोग। एक मैंने यहाँ पर सम चतुर्भुज बनाया, 2 विकर्णों की लंबाई आपको दे रखी है यहाँ पर 6 और 8, एक की लंबाई दे रखी है 6 और दूसरी लंबाई दे रखी है आपको 8, मतलब दोस्तों 3 और 3 ये 6 हो जाएगा, और एक को आपको 8 दे रखी है दोस्तों 8, 8 का मतलब 4 और 4, 4 और 4 ये हमारा 8 हो गया। तो दोस्तों ये 3 है, ये 4 है, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी दोस्तों, ट्रिपलेट से 3, 4 और 5, ये हमारा ट्रिपलेट होता है, तो हमारे यहाँ से 5 आ जाएगा। तो बस अगर ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, तो जिनका भी आंसर 5 आ रहा है तो ट्रिपलेट से आ रहा है, ठीक है ना। तो कुछ करा ही नहीं मैंने इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए इसको बताइए दोस्तों। अब इसको आप लोग लगाइए, नींद आ रही है आप लोग को, सोना नहीं है, सोना मना है, पढ़ना है सिर्फ आपको, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों इसको बताइए हमारा क्या हो जाएगा, यहां से ध्यान दीजिएगा। हाँ मोबाइल पर ही बनाते हैं दोस्तों, बिल्कुल। देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य है आपका 900 रुपए, एक वस्तु है जिसका एमआरपी दे रखा है आपको 900, और एक ग्राहक जो है इसके लिए 630 रुपए पे करता है।
तो कितना उसको डिस्काउंट दिया गया है, चलिए आपको बताते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है। तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को, अंकित मूल्य आपका 900, 630 रुपये उसने पे किए हैं, 900 से हमें प्रतिशत ज्ञात करना है, डिस्काउंट कितना मिला उसके यहाँ पर 270 रुपये यहाँ पर छूट मिली है दोस्तों। यहाँ से जीरो से मैंने यहाँ पर जीरो काट दिया, 9 हमारा 27 हो गया, हमारा आंसर आ जाएगा उसमें यहाँ पर 30 आ जाएगा। तो दोस्तों जिनका भी यहाँ से 30% आ रहा है तो उनका आंसर बिल्कुल सही होगा, सही जवाब होगा आपका 30%। समझ में आ गया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया, इसको बताइए। यदि 3 4 P 8 9 से डिवाइड होता है तो P का मान कितना होगा। याद रखिएगा एक बात हमेशा, अगर कोई भी संख्या 9 से डिवाइड होती है तो जितने भी डिजिट होती हैं, 8 डिजिट का सम को 9 से डिवाइड अगर हो जाता है तो वो संख्या 9 से डिवाइड होगी। तो लिख रहे हैं 3 + 4 + P + 8, ये अगर मेरा 9 से डिवाइड हो जाएगा तो वो संख्या 9 से हमारी डिवाइड हो जाएगी। तो 4 3 7, 8 8 16, एक 15 बचा, एक कम का 15। तो दोस्तों यहाँ पर P कितना आ जाएगा, क्योंकि हमारा दोस्तों 18 आना चाहिए, 18 तभी तो 9 से डिवाइड होगा। 15 आ रहा है, अगर 3 हमारा और आ जाए तो कट जाएगा दोस्तों। तो 49 क्वेश्चन का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर 3 आ रहा है, वेरी गुड, शाबाश। चलिए दोस्तों बढ़ते हम लोग यहाँ पर आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। 16 की पावर 10 है, इसका इकाई अंक क्या होगा। इकाई का अंक निकालने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, जो हमें लास्ट डिजिट दे रखा 6 की पावर दे रखा 10 को करिए 4 से डिवाइड, 4 दूनी 8, जो शेष आएगा वो लिखेंगे ऊपर। तो हमारा आ जाएगा 6 की पावर 2, इतना आ गया। तो 6 छंग 36 होता है, और हमारा इसमें भी दोस्तों क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारे यहाँ पर यूनिट डिजिट जो होगा, इकाई का जो अंक होगा वो हमारा 6 ही आएगा। तो इसलिए जिनका भी आंसर 6 आ रहा है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पर बताना है, इसको देखते हैं कौन बताएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या 6913x08 संख्या जो है 88 से विभाज्य होगी। ओके, तो दोस्तों संख्या आपको रखी है 6913x08, ये संख्या 88 से विभाज्य है। 88 का मतलब तो हो जाएगा, या तो वो मेरी 8 से कट जाए और मेरी वो 11 से कटनी चाहिए, वो 8 और अगर 11 से कटेगी तो वो संख्या हमारी जो है विभाज्य होगी। ठीक है ना। तो 11 से काटने के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप दोस्तों। कैसे, देखिए ऐसे, 6 और 1 7, 7 में जोड़ा x और x और 1 8। तो दोस्तों 8 9 6 15, ये मेरा 15 आ गया। 9 3 और 0, 9 10 11 12, 12 0 12 हो जाएगा। तो दोस्तों 15 + x डिफरेंस बाई 12 बराबर मेरा तो 0 आ जाए या फिर मेरा 11 आ जाए। तो x की जगह क्या रखेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर, बताइए। बताइए। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं यहाँ से हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा उसको कितना हो जाएगा, हमारा यहाँ से x बराबर हम 8 रखते हैं 8। अगर x बराबर हम लोग 8 रखते हैं तो दोस्तों हमारा तुरंत ये कट जाएगा और हमारा यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ओके, तो जिनका भी आंसर यहाँ से 8 आया है, यानी कि ऑप्शन बी, उनका आंसर बिल्कुल सही है। समझ में आ गया आपको। इसके बाद दोस्तों ले चलते हैं आपको, फिलहाल ये हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो कैसी लगी दोस्तों क्लास, अगर ये क्लास, हाँ क्वेश्चन का लेवल आपका यही रहेगा मैथ में, ठीक है ना। बस आपको अपनी जर्नल अवेयरनेस पर ध्यान रखना है। मैथ और रीजनिंग टफ नहीं आ रही है, वो केवल आप लोग के कॉन्सेप्ट बेस पर रहेगी। मैथ आपकी कैलकुलेशन टाइप से रहेगी, जिसमें सिंपल ही क्वेश्चन रहेंगे। तो फिलहाल दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगी हो, ये क्लास आप सभी को हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से आपके नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो बने रहिए आप लोग आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। तब तक लिए दोस्तों नमस्कार।